नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ मनीष दादेज। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे कॉलेज लाइब्रेरियन के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की, जो कि आपके पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो सभी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और आपकी दोस्तों तैयारी बेहतरीन हो रही है, यही मैं आशा करता हूँ। उसी क्रम में बढ़ते हमारे पेपर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले हमने बात की थी क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। आज से शुरू करेंगे क्वेश्चन हमारा 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज डेन्यूडेशन, कि डेन्यूडेशन क्या है। ऑप्शन 1 इज डिवाइडिंग क्लासेज टू डिक्रीज द एक्सटेंशन, ऑप्शन 2 इज डिवाइडिंग क्लासेज टू इंक्रीज द एक्सटेंशन, और ऑप्शन 3 इज डिवाइडिंग क्लासेज टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, और ऑप्शन 4 इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज इंटेंशन। तो बताइए दोस्तों डेन्यूडेशन क्या है। हिंदी में जानने की भी कोशिश करें कि डेन्यूडेशन क्या है। विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना, विस्तार को बढ़ाने के लिए वर्गों को विभाजित करना, या गहनता को बढ़ाने और विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना, या ऑप्शन नंबर 4 गहनता को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना। दोस्तों मेन क्लास या वर्गों से आप क्या समझोगे, यहाँ विषय को समझोगे और डेन्यूडेशन क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है उसमें क्या रहता है कि इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा कि इज डिवाइडिंग क्लासेज टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, यानी गहनता को बढ़ाना और विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर आपके 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर, डेन्यूडेशन क्या है कंफर्म हो गया, डेन्यूडेशन क्या है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या है ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि जो भी एसोसिएशन है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर ऑफ इस्टेब्लिश के अकॉर्डिंग दोस्तों क्रम में बताना है कि किसकी स्थापना कब हुई, किसके उसके बाद किसकी हुई, इस तरह हमें बताना है। तो पहला है हमारे पास आइजलिक, दूसरा है एसलिप, तीसरा है एएलए और चौथा है एसएलए। दोस्तों तो कैसे समझोगे, आपको जैसा कि पता है कि आइजलिक है, आइजलिक की स्थापना 1955 में हुई। एसएलए की भी पता है, एएलए सबसे पहले आएगा दोस्तों 1876 में। जब एएलए सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है एएलए, कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है देखना दोस्तों ध्यान से। ऑप्शन नंबर केवल 3 में ही दिया गया है, 3 सबसे पहले। तो सीक्वेंस भी क्या रहेगा, यही रहेगा कि सबसे पहले क्या आएगा एएलए, एएलए के बाद क्या आएगा एसएलए, एसएलए के बाद क्या आएगा एसलिब, और एसलिब के बाद क्या आएगा आइजलिक। अब एएलए की आपको पता है कि 1876, लेकिन एसलिब की क्या है, एसएलए की क्या है और आइजलिक की क्या है, इन सभी एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल का पूछ लिया जाएगा कि प्रिंसिपल किसने कब दिया, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में बताना है, और एसोसिएशन का आ गया दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ईयर से रिलेटेड हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट ईयर रीड कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। Yes, correction in statistical testing of hypothesis is related with, दोस्तों ये परिकल्पना से रिलेटेड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपके टॉपिक है उसके रिलेटेड है, ये उसमें से है ये क्वेश्चन कि yes, correction in statistical testing of hypothesis is related with ऑप्शन ए टी टेस्टिंग, टी टेस्ट कर लेना दोस्तों, यह पूरा नाम क्या टी टेस्ट, ऑप्शन 2 एफ एनोवा, ऑप्शन 3 फैक्टर एनालिसिस, या दोस्तों काई स्क्वायर। क्या याद रखना है कि परिकल्पना के सांख्यिकीय परीक्षण में येट्स जो संशोधन है, करेक्शन है, उससे कौन सा इसमें संबंधित है। ऑप्शन 1 टी परीक्षण, ऑप्शन 2 एफ इनोवा, ऑप्शन 3 गुणक विश्लेषण, या ऑप्शन 4 काई स्क्वायर।
तो बताइए दोस्तों, परिकल्पना का जब स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करेंगे और येट्स करेक्शन होगा तो वो किससे रिलेटेड है इनमें से, ये आपको बताना है। तो याद रखना, जब ये क्वेश्चन आता है येट्स करेक्शन इन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज रिलेटेड विद, तो आपका क्या राइट आंसर करोगे, काई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 काई स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, फुल नेम ऑफ इफ्ला, फुल नेम ऑफ इफ्ला। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है, विश्व का सबसे बड़ा एसोसिएशन, या आप बात करें कि सभी संघों को मिलाकर देशों के जो संघ बना हुआ है लाइब्रेरी का, वो इफ्ला है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन 2 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, और ऑप्शन 3 इंटरनेशनल फिल्म लाइब्रेरी एसोसिएशन, या ऑप्शन 4 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। और आपके सामने भी एग्जाम पेपर सेम ऐसे मिलने वाला है, 2 इजी क्वेश्चन 1 हार्ड क्वेश्चन, 2 इजी क्वेश्चन 1 हार्ड क्वेश्चन, इस तरह आ जाएगा। जिस तरह पहले 2 क्वेश्चन हार्ड आए, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, इजी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसी तरह एग्जाम पेपर बनता है। तो देखिए ध्यान से, फुल नेम ऑफ इफ्ला, इफ्ला का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो इफ्ला आपको पता है, इफ्ला कहाँ है, इफ्ला की स्थापना कब हुई। अब बात करें इसके पूरे नाम की, तो पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स। ये याद रखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स लास्ट में याद रखना है, नहीं तो आप इसको राइट कर देते दोस्तों। लेकिन राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स, इफ्ला का फुल नेम है, पूरा नाम है दोस्तों। क्लियर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। यूनेस्को अटेम्प्ट टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रो, कि यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए थे, ये आपको बताना है। कि यूनेस्को अटेम्प्टेड टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रो, ऑप्शन ए यूनिसिस्ट, ऑप्शन 2 निसात, ऑप्शन 3 INIS, और ऑप्शन 4 एग्रीज। तो बताइए दोस्तों, यूनेस्को द्वारा जो उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने का प्रयास हुआ, तो उसके साथ सहयोग किसने किया था, प्रयास किसने किया था, यूनिसिस्ट, निसात, INIS या एग्रीज। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 55 का राइट आंसर है दोस्तों, जो है प्रोग्राम थ्रो यूनिसिस्ट। वो प्रोग्राम क्या है, यूनिसिस्ट है, यूनिसिस्ट। क्लियर। क्या होगा राइट आंसर, कि जो यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रयास किए गए, किसके द्वारा प्रयास किए गए, यूनिसिस्ट। किसके द्वारा, यूनिसिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 50 नंबर 6 क्वेश्चन, कि द टर्म कैटालॉग इज डेरिवेड फ्रॉम 2 टर्म्स, कि जो कैटालॉग वर्ड है दोस्तों वो 2 टर्म से मिलकर बना है, एक तो है कैटा और एक है लोजोस। तो ये दोनों हैं जो किस भाषा के शब्द से मिलकर बने हैं, ग्रीक, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 इंग्लिश, ऑप्शन 3 लैटिन, या ऑप्शन 4 फ्रेंच। ये बताना है कि कैटालॉग शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ, और वो भाषा के 2 शब्द हैं, कैटा प्लस लोजोस। दोस्तों क्या है, कैटा प्लस लोजोस। लेकिन हमें बताना है लैंग्वेज कौन सी है। तो बताइए, ग्रीक भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, या लैटिन है, या फ्रेंच लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 56 याद रखना, कैटालॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कैटा प्लस लोजोस शब्द से मिलकर हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक क्या होगा दोस्तों, ग्रीक क्या होगा, कैटालॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के 2 शब्दों कैटा प्लस लोजोस से हुई है, ग्रीक भाषा के। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा आपकी क्वेश्चन नंबर 56 का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज ए कैनन ऑफ, कि जो हेल्पफुल सीक्वेंस के सहायक अनुक्रम के जो सिद्धांत है, इज ए कैनन ऑफ, वो किसके कैनन हैं, उपसूत्र हैं दोस्तों, बताना है। ऑप्शन ए आइडिया प्लान, ऑप्शन 2 वर्बल प्लान, या ऑप्शन 3 नोटेशनल प्लान। तो रंगनाथन जी ने दोस्तों ये जो प्लान थे, आइडिया, वर्बल, नोटेशनल, इनमें से बताना है
कि जो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज ए कैनन ऑफ ऑप्शन 1 आइडिया, ऑप्शन 2 वर्बल प्लान, ऑप्शन 3 नोटेशनल प्लान या ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है, याद रखना इसका राइट आंसर है आइडिया प्लान। क्या होगा? आइडिया प्लान। क्लियर? आइडिया इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 यानी वैचारिक सतह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? किसका उपसूत्र है? वैचारिक सतह का। क्वेश्चन नंबर 58 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपन द, कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बेस्ड है ऑप्शन 1 कि औपचारिक जो संचार होता है दोस्तों वो किस पर आधारित है, ये हमें बताना है औपचारिक संचार के बारे में, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। ऑप्शन 1 चेन, ऑप्शन 2 स्केलर चेन, ऑप्शन 3 ग्रेप वाइन या ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। दोस्तों जब औपचारिक होता है, फॉर्मली कम्युनिकेशन होता है, तो वो तो आपको पता है एक चेन में ही रहेगा, एक चेन में ही रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो होगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपन 2 स्केलर चेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्केलर चेन। स्केलर चेन आप पढ़ोगे भी कम्युनिकेशन के अंदर कि स्केलर चेन क्या है। और स्केलर चेन के अलावा ऑप्शन है जैसे हमारे पास ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन से मतलब है दोस्तों जब भीड़ में कोई बोल देता है कि कुछ है भीड़ में, यहाँ बम फटने वाला या जो भी बोल देते हैं और पता नहीं चलता कि इसका कहाँ से ये आवाज़ आई और भीड़ में एक आवाज़ फैलती जाती है, वो है दोस्तों ग्रेप वाइन। या जैसे अंगूर लता बोलते हैं कि जैसे हमें ये नहीं पता चलता कि अंगूर है, अंगूर की जो मेन अंगूर है वो कहाँ से हैं। जैसे ये देखो इस तरह जो है पौधा, इस तरह अलग अलग, तो ये अलग अलग लगे हैं लेकिन कौन सी है जगह से ग्रेप वाइन वह रहती है कि पता नहीं खबर कहाँ से आई दोस्तों। जिस भीड़ में जो खबर फैल जाती है वो ग्रेप वाइन का उदाहरण है दोस्तों। अगर भीड़ का ऑप्शन दिया होता है आपको तो वो ग्रेप वाइन का उदाहरण है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपन द स्केलर चेन इसका राइट आंसर होगा कि औपचारिक संचार है जो स्केलर चेन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 58 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। यह देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी बताया था। फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करके जाना। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए ध्यान से क्या है 59 कि सब्जेक्ट दिया गया है आपको ओशियनोग्राफी, कि सब्जेक्ट ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान इज द रिजल्ट ऑफ विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, की जो समुद्र विज्ञान विषय है वो विषय निर्माण की किस विधि का परिणाम है या किस विधि से बना है। ऑप्शन 1 क्लस्टर, क्लस्टर होता है दोस्तों समूहन, क्लस्टर क्या है? समूहन। ऑप्शन 2 डिस्टिलेशन यानी आश्वन, ऑप्शन 3 फिशन यानी विखंडन और ऑप्शन 4 फ्यूजन यानी विलयन। तो बताइए कि समुद्र विज्ञान विषय निर्माण की किस विधि का परिणाम है? ओशियनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर आपका 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना कि जो ओशियनोग्राफी है, समुद्र विज्ञान है दोस्तों, वो आपके क्लस्टर का उदाहरण है। क्लस्टर सब्जेक्ट निर्माण की विधि का है। क्लस्टर यानी समूहन। क्या होता है? क्लस्टर समूहन। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि पुट द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनएक्टमेंट, कि जो एक्ट दिए गए हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इनको दोस्तों क्रम में उत्पत्ति कब हुई किसकी उसके क्रम में रखना है। तो ऑप्शन क्या क्या हैं और क्या हमारे एक्ट हैं? पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटका और चौथा है मद्रास। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है वो सबसे पहले कहाँ बना? मद्रास में। कब बना? 1948। तो यानी ऑप्शन क्या है? 4। बताइए 4 किस किस में है? 4 केवल 1 में है। तो दोस्तों राइट आंसर भी क्या होगा? 1। अब इसको सीक्वेंस से देख सकते हैं, सबसे पहले मद्रास, उसके बाद में कर्नाटका, उसके बाद में क्या है? वेस्ट बंगाल और उसके बाद में क्या है? गुजरात। तो इस तरह ये मैचिंग के क्वेश्चन जो हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन में से 1 या 2 का भी आपको पता है तो पूरा आंसर आप क्वेश्चन का आराम से दे पाएंगे। लेकिन याद रखें पुस्तकालय अधिनियम हुआ,
उत्पत्ति क्रम हुआ एसोसिएशन का चाहे ऑर्गेनाइजेशन का, उनके ईयर आपको याद रखने ही रखने हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके रिसर्च या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, रिसर्च मेथडोलॉजी से भी रिलेटेड है। मस्तिष्क प्रकोष्ठ बोलते हैं जिसको, क्या है कि ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस इन, कि जो ब्रेन चैम्बर है वो लाइब्रेरी साइंस में किसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ब्रेन चैम्बर को बोलते हैं दोस्तों मस्तिष्क प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क प्रकोष्ठ, यानी मस्तिष्क कोठरी भी कहा जाता है जिसको। और अगर इसको आपको अच्छे से रीड करना है ब्रेन चैम्बर को, तो जो VMU है यूनिवर्सिटी कोटा की जो बुक है MLIS 02, बुक कौन सी? MLIS 02 यानी पेपर नंबर 02 की बुक है, उसमें ब्रेन चैम्बर दिया गया अच्छे से एक्सप्लेन करके दोस्तों। वहाँ से ब्रेन चैम्बर को आप रीड कर सकते हैं। VMU के वेबसाइट से VMU की बुक्स आप PDF डाउनलोड कर भी सकते हैं दोस्तों। SLM में जाकर स्टडी मटेरियल में जाकर आप कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या है क्वेश्चन कि ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस इन ऑप्शन 1 कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 2 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, या ऑप्शन 3 सिस्टम एनालिसिस, या ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, पद्धति विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ब्रेन चैम्बर की स्टडी है, उसका अध्ययन है लाइब्रेरी साइंस में कहाँ किया जाता है? क्या कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में किया जाता है, या ज्ञान जगत के लिए, या पद्धति विश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत में ब्रेन चैम्बर का अध्ययन है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों जो क्वेश्चन 62 है इसको डिलीट किया था, बोनस दिया था, इसका स्टार लगा है इस पे। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है, डिलीट क्वेश्चन हुआ था ये। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कि 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज इन UDC आर, इन 2 काइंड्स 2 प्रकार किसके? सहायक सारणियों के, किसमें? UDC में। कौन कौन से हैं दोस्तों बताने हैं? ऑप्शन 1 फॉर्म एंड लैंग्वेज, ऑप्शन 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ऑप्शन 3 स्पेस एंड टाइम, और ऑप्शन 4 कॉमन एंड स्पेशल। कि UDC में 2 प्रकार की सहायक प्रणालियां या सहायक सारणियां पाई जाती है, वो कौन कौन सी है? ऑप्शन 1 फॉर्म एंड लैंग्वेज, ऑप्शन 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ऑप्शन 3 स्पेस एंड टाइम, और ऑप्शन 4 कॉमन एंड स्पेशल। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर क्या होगा कि 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी इन UDC की UDC लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर 2 सारणियां हैं, वो कौन कौन सी होती है? सहायक सारणियां। तो याद रखना दोस्तों, एक होती है कॉमन और एक होती है स्पेशल। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉमन और स्पेशल। क्या होगा? कॉमन और स्पेशल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन कि विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर जिसने सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में PhD कोर्स शुरू किया था? ऑप्शन 1 मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 2 बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 कलकत्ता यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो याद रखना दोस्तों, PhD प्रोग्राम हो या कोई मास्टर डिग्री हो, ठीक है, दोनों को शुरू किया था आपकी DU ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले शुरू किया था। और सबसे पहले शुरू कब किया था ये आपके लिए क्वेश्चन है। और जो सबसे पहले शुरू किया और सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में PhD करने वाले व्यक्ति थे DB कृष्णा राव दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब कब की थी DB कृष्णा राव ने PhD और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने PhD प्रोग्राम कब शुरू किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, दोस्तों इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRG, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज इट्स हेडक्वार्टर एट,
कि जो CRG है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन 1 पेरिस, ऑप्शन 2 बेंगलोर, ऑप्शन 3 दी हैग और ऑप्शन 4 लंदन। तो याद रखना कि जो वर्गीकरण शोध समूह है CRG है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों लंदन के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 4 लंदन की क्लासिफिकेशन ग्रुप रिसर्च ग्रुप हेडक्वार्टर लंदन दोस्तों कहाँ होगा? लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 66 कि आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ, कि जो आइटलिस है एक एसोसिएशन है, ये किसका एसोसिएशन है? क्या पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए या एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए या टीचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या स्पेशल लाइब्रेरीज? तो याद रखना दोस्तों, एक तो है आइजलिक, 3 भारतीय संघ 3 है मुख्य, एक है ILA, एक है आइजलिक और एक है आइटलिस। ठीक है, आइटलिस बना दोस्तों 1969 में, आइजलिक बना 1955 में और ALA 1933 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। इसके अलावा जो स्पेशल लाइब्रेरी का संघ है वो है आइजलिक, और जो टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस है दोस्तों वो है आपके आइटलिस। कौन है? आइटलिस इसका राइट आंसर है। वो कौन है दोस्तों? आपके आइटलिस। क्लियर? आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका? टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा। कब हुई थी स्थापना आइटलिस की? तो आइटलिस की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1969 में। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि आइटलिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये बताओगे दोस्तों। और अभी तक आपको कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने नहीं पढ़ा है या नहीं आता है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, सभी क्लासेज अवेलेबल है, जिसमें आइजलिक, आइटलिस, SLA, ALA, SLIB, SILIP, IFLA, यूनेस्को, UGC, FID, सभी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस दोस्तों अवेलेबल है, जिनको अच्छे से समझाया गया है, तो आप वहाँ से क्लासेस भी ले सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, कि राजस्थान जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो कब बना दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कई एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ या कब बना। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2006 में राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, ये है क्वेश्चन 68 कि विच सॉफ्टवेयर पैकेज वाज डेवलप्ड बाय द यूनेस्को, कि कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको बनाया था यूनेस्को ने फॉर प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरी। किसके लिए बनाया? फॉर प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालयों में कंप्यूटर का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। किसने बनाया? यूनेस्को ने। कौन सा बनाया था ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है लाइब्रेरियन, ऑप्शन 2 है संजय, ऑप्शन 3 है CDS IS और ऑप्शन 4 है मैत्रेयी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 68 का राइट आंसर क्या होगा कि यूनेस्को ने कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार किया या बनाया था, किसके लिए? प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरीज। तो आपको क्या याद रखना है कि यूनेस्को ने जो बनाया था वो है CDS IS। क्या है? CDS IS दोस्तों। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि एक तो CDS IS कब बना ये बताना है, और एक इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। CDS IS के बारे में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। क्लियर? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, दोस्तों इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICCP, बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो क्या याद रखोगे? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स कब बना, ये कब आयोजित हुआ कॉन्फ्रेंस सम्मेलन? 1961 में, यानी 1961 में ये हेल्ड यानी आयोजित कहाँ हुआ था, ये हमसे पूछा है।
कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल का जो कॉन्फ्रेंस था वो 1961 में हुआ, लेकिन आयोजित हुआ कहाँ था ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है न्यू दिल्ली, ऑप्शन 2 है पेरिस, ऑप्शन 3 है लंदन और ऑप्शन 4 है न्यूयॉर्क। तो बताइए दोस्तों 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि ICCP जो कॉन्फ्रेंस है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, जो कि 1961 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों। हर एक आपकी यूनिट कवर हो रही है दोस्तों क्वेश्चन पेपर से। क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, कैटालॉगिंग के टॉपिक आ रहे हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आ रही है दोस्तों। हर एक टॉपिक आपका साथ साथ में क्लियर होता जा रहा है। कुछ स्टूडेंट के दोस्तों ये था कि स्कूल लाइब्रेरी ये चल रहा था। आपके एक यूनिट जोड़ दी जिसमें इंडिविजुअली बता दिया कि स्कूल लाइब्रेरी से टॉपिक आएगा दोस्तों। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि जो एक जनरल जो भी लाइब्रेरी है उसमें जितने सेक्शन होते हैं ना, जैसे अधिक एक्वेशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, दोस्तों वो सेक्शन हमने वैसे पढ़ लिए, ठीक है, मतलब कंसेप्ट के लिए पढ़ लिए सभी बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी के लिए। लेकिन आपके अलग से लिख दिया ना स्कूल लाइब्रेरी, तो उसमें सभी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों कोई स्कूल लाइब्रेरी कोई अलग से तो होती नहीं है, वही सेक्शन उसमें भी होते हैं। तो जो नाम आएगा उसके आगे केवल क्या लग जाएगा? स्कूल, कि विद्यालय में, पुस्तकालय विभाग विद्यालय में, इस तरह दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम है, जो एक जनरल जो भी लाइब्रेरी है उसका सिस्टम होता है वही उसमें होता है। सबसे पहले अधिग्रहण विभाग ही होगा, फिर आप उसका क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग करोगे जो टेक्निकल सेक्शन में होगा, फिर सर्कुलेशन भी है, पीरियोडिकल सेक्शन भी है। तो जो जनरल में रहता है वही रहता है, उसके अलग से लेकिन आपको स्कूल लाइब्रेरी का मैटर पढ़ना है। तो याद रखना VMU की जो बुक्स है, VMU कोटा की दोस्तों, उसके अंदर है डिप्लोमा की जो बुक्स हैं DLIS, उसके अंदर दोस्तों स्कूल लाइब्रेरी जो है विद्यालय पुस्तकालय, उसका एक अलग से बुक है जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। केवल कुछ नहीं फ़र्क है दोस्तों, जो भी सेक्शन है उसके आगे विद्यालय लग जाएगा, जो भी कार्य होते हैं लाइब्रेरी में उसके आगे विद्यालय लग जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो दोस्तों, आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए। अब ना कुछ नया पढ़ने की बजाय आप दोस्तों क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, क्योंकि एग्ज़ाम के कोई ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है। अब कंफ्यूज होना और नया कुछ पढ़ना तो आप दोस्तों पीछे चले जाएंगे, जितने आपने पढ़ा है उससे भी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा। तो आप एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाएंगे, उस चक्कर में दोस्तों एक क्वेश्चन को ना बैठने के बजाय उसकी जगह आप 100 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों जहाँ भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 70। आइजलिक वाज इस्टाब्लिश्ड इन, कि जो आइजलिक है वो कब स्थापना हुई थी दोस्तों? तो हमने अभी पढ़कर आए थे कि आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? 1955। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि आइजलिक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। आइजलिक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आइजलिक वाज इस्टाब्लिश्ड इन 1955 और हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। UBC स्टैंड फॉर, कि जो ये UBC है ये पूरा नाम क्या है UBC का? ऑप्शन 1 यूनिवर्सिटी बुक सेंटर, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी ऑन कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 यूनिवर्सल बुक क्लासिफिकेशन और ऑप्शन 4 यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। तो बताइए UBC स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 1 यूनिवर्सिटी बुक सेंटर, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी ऑन कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 यूनिवर्सल बुक क्लासिफिकेशन और ऑप्शन 4 यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। तो बताइए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा कि जो UBC है UBC का पूरा नाम क्या है? UBC स्टैंड्स फॉर, तो याद रखना UBC जो है UBC का पूरा नाम आपका है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ द रिसर्च, कि शोध का टूल इनमें से कौन सा नहीं है, शोध का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध का उपकरण नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ द रिसर्च। ऑप्शन 1 सर्वे, ऑप्शन 2 क्वेश्चनाइजर, ऑप्शन 3 इंटरव्यू और ऑप्शन 4 साइंटिफिक मेथड। तो बताइए ऑप्शन 1 सर्वे होगा राइट आंसर, या ऑप्शन 2 क्वेश्चनाइजर, ऑप्शन 3 इंटरव्यू, ऑप्शन 4 साइंटिफिक मेथड, कि इनमें से कौन सा रिसर्च टूल नहीं है। दोस्तों ये आपको बताना है, तो बताना चाहूँगा जो सर्वे होता है वो बिल्कुल रिसर्च टूल है, क्वेश्चनाइजर प्रश्नावली है वो बिल्कुल है, इंटरव्यू है वो बिल्कुल है, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है वो नहीं है, तो इसका गलत होगा, राइट आंसर होगा साइंटिफिक मेथड। और ये रिसर्च टूल अगर आपको पढ़ने तो आपको बता दिया MLIS जो है VMU कोटा की बुक्स, उसका 02 बुक है, उसको रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए पूरा पढ़ सकते हो आप। जो आपके एग्जाम में है, ये जो क्वेश्चन आपको, जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता वो आप रीड कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। हु कॉइन्ड द फ्रेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो वाक्यांश है, जो पद है दोस्तों, इसको किसने प्रतिपादित किया था या किसने कॉइन किया था, ये हमें बताना है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को बोलते हैं दोस्तों सूचना पुनः प्राप्ति। क्या बोलते हैं? सूचना पुनः प्राप्ति। तो ऑप्शन ए केल्विन मूयर्स ने कॉइन किया था या प्रतिपादित किया था, ऑप्शन 2 SR रंगनाथन, ऑप्शन 3 JD ब्राउन और ऑप्शन 4 HP लुहान। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का केल्विन मूयर्स। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 केल्विन मूयर्स कॉइन्ड द फ्रेजेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, यानी सूचना पुनः प्राप्ति। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि CPM मेथड वाज गिवन बाय, CPM मेथड वाज गिवन बाय। दोस्तों ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कि CPM मेथड वाज गिवन बाय, ऑप्शन 1 HL गेंट, ऑप्शन 2 केली एंड वॉकर, ऑप्शन 3 G केलर और ऑप्शन 4 B टेलर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता हो CPM मेथड क्या है। तो याद रखना जो CPM है इसका पूरा नाम होता है क्रिटिकल, क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्लियर। तो क्रिटिकल पाथ मेथड वाज गिवन बाय HL गेंट, केली वॉकर, G केलर या B टेलर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। CPM वाज कॉइन्ड बाय या मेथड वाज गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 का याद रखना कि जो CPM मेथड है उसको दिया था गिवन बाय केली एंड वॉकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा केली एंड वॉकर दोस्तों। क्लियर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कंपोनेंट ऑफ कॉल नंबर आर, कि जो एक कॉल नंबर है दोस्तों उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से और नंबर से ये मिलकर बना होता है। तो आपको पहले भी बताया हुआ है कॉल नंबर के बारे में कि जो कॉल नंबर है वो 3 नंबर से मिलकर बनता है। तो ना तो इसमें 3 नंबर दिए, ना इसमें दिए, 2 ही दिए, केवल इसमें 3 नंबर दिए गए। तो दोस्तों राइट आंसर भी ऑप्शन 3 होगा। लेकिन वो कौन कौन से 3 नंबर होते हैं कॉल नंबर में, ये आपको याद रहना जरूरी है। ऑप्शन 1 क्लास नंबर होता है कॉल नंबर में, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, यानी क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ये तीनों से मिलकर कौन सा नंबर बनता है? कॉल नंबर बनता है दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखना क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, कि राधा कृष्णन कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, कि जो राधा कृष्णन कमीशन है भारत के अंदर वो अपॉइंटमेंट किसके विकास के लिए उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ऑप्शन 1 है सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन 2 है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ऑप्शन 3 है प्राइमरी एजुकेशन, या ऑप्शन 4 एजुकेशन फॉर द ऑल, या ऑप्शन 4 एजुकेशन फॉर द ऑल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि जो राधा कृष्णन कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी,
तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए राधाकृष्णन कमीशन बनी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। इन कैटालॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये कैटालॉगिंग के अंदर ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यूज किया जाता है, लेकिन हमें बताना है इसका यूज क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 है टू इनक्लोज इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड, ऑप्शन 2 टू इनक्लोज द डिटेल्स ऑफ प्रिंटर या मैन्युफैक्चर, और ऑप्शन 3 टू इनक्लोज सीरीज स्टेटमेंट, या ऑप्शन 4 टू इनक्लोज स्टेटमेंट ऑफ अकम्पेनिंग मटेरियल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर, कि सूचीकरण में जो वर्ग कोष्ठक होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन 1 बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए, ऑप्शन 2 मुद्रक उत्पादक के विवरणों को अनुलग्न करने के लिए, ऑप्शन 3 ग्रंथमाला कथन को अनुलग्न करने के लिए, या ऑप्शन 4 संबंध सामग्री के कथन को अनुलग्न करने के लिए। तो बताइए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कैटालॉगिंग में किसके यूज के लिए किया जाता है दोस्तों। तो केवल इतना याद रखना है, कोई बाहर से कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है टेकन फ्रॉम आउटसाइड है, उसको इनक्लोज करने के लिए, अनुलग्न करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 टू इनक्लोज इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड। तो राइट ऑप्शन 1 क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन 1 होगा दोस्तों। क्लियर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 78। ए पॉपुलर टेक्निक फोरकास्टिंग, इसकी एक प्रसिद्ध टेक्निक, पॉपुलर टेक्निक कौन सी है, किसके लिए, फोरकास्टिंग के लिए। ऑप्शन 1 करेलेशन एनालिसिस, ऑप्शन 2 रिग्रेशन एनालिसिस, ऑप्शन 3 लाइनियर प्रोग्रामिंग, और ऑप्शन 4 मोंटे कार्लो। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो याद रखोगे कि क्वेश्चन नंबर जो 78 है उसका राइट आंसर होगा रिग्रेशन एनालिसिस, की जो पॉपुलर टेक्निक है ना फोरकास्टिंग की वो है दोस्तों रिग्रेशन एनालिसिस। क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस। पूर्वानुमान की जो लोकप्रिय तकनीक है वो प्रतिगमन विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 कि इन चेन प्रोसीजर इफ ए डिजिट रिप्रेजेंट्स ए फेज रिलेशन सिंबल इज टर्म्ड एज ए, कि जो चेन प्रोसीजर होती है दोस्तों, श्रृंखला प्रक्रिया होती है, उसमें दशा संबंध प्रतीक का जो प्रतिनिधित्व करती है उस कड़ी को क्या कहते हैं, यानी जो फेज रिलेशन आता है उसमें क्या कहते हैं। चेन प्रोसीजर में आपने कड़ियों को पढ़ा है कि क्लास नंबर को खोला जाता है, जब आपने कॉलन क्लासिफिकेशन को पढ़ा है या आपने दोस्तों कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप चेन प्रोसीजर कर सकते हैं, नहीं तो यूज कहाँ किया जाता था श्रृंखला प्रक्रिया का आपकी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग की कौन सी स्कीम, CCC में, यानी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में, जिसके बाद ही क्लास इंडेक्स एंट्री बना सकते थे हम। तो बताइए कौन सी उसके अंदर कड़ी है, लिंक है जो दशा संबंध या फेज रिलेशन का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन 1 फॉल्स लिंक, ऑप्शन 2 मिसिंग लिंक, ऑप्शन 3 साउट लिंक, या ऑप्शन 4 अनसाउट लिंक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो दशा संबंध फेज रिलेशन, इनका जो रिलेशन या रिप्रेजेंट करती है इनको, उस कड़ी को कहा जाता है फॉल्स लिंक। दोस्तों क्या कहा जाता है, फॉल्स लिंक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 फॉल्स लिंक। क्लियर, यानी मिथ्या कड़ी। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर आपका 80 मशीन रीडेबल कैटालॉग यानी मार्क। दोस्तों मार्क जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मार्क से रिलेटेड मार्क के टैग का क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में, तो अच्छे से रीड कर लेना कि मशीन रीडेबल कैटालॉग यानी मार्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय, की सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, यह कहाँ स्टार्ट किया गया। ऑप्शन 1 द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन 2 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन 3 इंसडॉक, और ऑप्शन 4 डेसीडॉक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मशीन रीडेबल कैटालॉग वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय। तो फर्स्ट स्टार्टेड बाय दोस्तों याद रखना है LC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा क्या, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज फर्स्ट स्टार्टेड
मशीन रीडेबल कैटलॉग यानी मार्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे कि विपो स्टैंड्स फॉर, कि जो ये विपो है, विपो का पूरा नाम क्या है या विपो क्या है? तो ऑप्शन 1 है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड पेटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन 4 वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए दोस्तों विपो का पूरा नाम क्या है, विपो इनमें से क्या है? तो बताना चाहूंगा विपो का इनमें से पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल कोई से भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब विपो है जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा के अंदर, कहाँ स्थित है? जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर स्थित है। लेकिन विपो कब बना ये आपके लिए क्वेश्चन है कि विपो कब बना ये आप बताओगे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द पोस्ट कोरब फॉर्मूला वाज डिवाइडेड बाई, कि जो पोस्ट कोरब फॉर्मूला होता है POST कोरब, ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाई किसके द्वारा डिवाइड किया गया? ऑप्शन 1 RL मित्तल, ऑप्शन 2 SR रंगनाथन, ऑप्शन 3 हेनरी फ्योल या ऑप्शन 4 लुथर गुल्लिक। यानी कि जो पोस्ट कोरब है सूत्र वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन 1 RL मित्तल, ऑप्शन 2 SR रंगनाथन, ऑप्शन 3 हेनरी फ्योल या ऑप्शन 4 लुथर गुल्लिक। तो आपको जैसा कि ये पता है पोस्ट कोरब, और पोस्ट कोरब का पूरा नाम भी पता है, P का प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, S का स्टाफिंग, D का डायरेक्शन, CO का कोऑर्डिनेशन, R का रिपोर्टिंग, B का बस्टिंग। ये सूत्र किसने बताया था, किसने प्रतिपादित किया था? इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 82 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों लुथर गुल्लिक। क्या होगा? लुथर गुल्लिक, लुथर गुल्लिक, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। देखिए ध्यान से हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 कि द टर्म पर्ट स्टैंड्स फॉर, कि जो टर्म है PERT ये किसके लिए स्टैंड करती है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू कमेटी, ऑप्शन 2 प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन 3 प्री एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग और ऑप्शन 4 प्री एजुकेशन रिसर्च टेक्निक। तो बताइए दोस्तों द टर्म पार्ट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन 1 प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू कमेटी, ऑप्शन 2 प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन 3 प्री एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग और ऑप्शन 4 प्री एजुकेशन रिसर्च टेक्निक। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर इनमें से क्या है? तो याद रखना पूरा नाम इसका है पर्ट का दोस्तों, जो पर्ट एक टेक्निक है प्रोग्राम एवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या नाम है पूरा? प्रोग्राम एवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन नंबर 2 पूरा नाम इसका ये होगा दोस्तों। क्लियर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज पब्लिश्ड बाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पहले पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो जैसा कि हमने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ा भी था, इसका राइट आंसर दोस्तों सब दे पाएंगे। तो राइट आंसर इसका हमने पढ़ा था पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रकाशन विभाग है जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का भारत सरकार का, उसके द्वारा क्या प्रकाशित की जा रही है या किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 85 और 85 का राइट आंसर क्या है कि द अर्लीस्ट कॉपीराइट कन्वेंशन हेल्ड इन 1886 इज नाउन एज, कि जो दोस्तों सबसे पहले कॉपीराइट कानून सम्मेलन हुआ था 1886 में, उसे क्या नाम दिया या क्या बोला जाता है? ऑप्शन 1 डबलिन सेमिनार, ऑप्शन 2 बर्न कन्वेंशन, ऑप्शन 3 कनाडा कन्वेंशन या ऑप्शन 4 जकार्ता कन्वेंशन। तो बताइए वो कौन सा सम्मेलन था जो 1886 में हुआ था, कॉपीराइट के रूप में, कॉपीराइट का एक सम्मेलन था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपको पता है कि
दो हुए थे दोस्तों, दो के याद क्या रखने, एक तो है 8083 का तो याद रखना है पेरिस, और फिर 8086, और 8086 जो इंपॉर्टेंट है उसका याद रखना है बर्न। क्या याद रखना है, बर्न में आयोजित हुआ था, या और उसे क्या बोला, बर्न कन्वेंशन भी बोला। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स इन यूज्ड इन क्लासिफाइड कैटालॉग, कि कौन सा सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है जिसका यूज क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में किया जाता है। ऑप्शन 1 है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ऑप्शन 2 है लाइब्रेरी कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ऑप्शन 3 है चेन प्रोसीजर, या ऑप्शन 4 है ब्रिटिश नेशनल बिबिलियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 86 है उसका राइट आंसर आपको पता है, जैसे कि दोस्तों क्लासिफाइड जो है कैटालॉग कोड CCC, इसमें हम क्लास नंबर को खोलते हैं किसके माध्यम से, कौन से सब्जेक्ट, चेन प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा कि चेन प्रोसीजर सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज यूज्ड इन क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, चेन प्रोसीजर। क्या होगा, चेन प्रोसीजर, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 87 को अच्छे से रीड करना दोस्तों, क्या कहता है 87 कि a classification devices to arrange books or the library material by subject या forms or both or by any recognizable logic order is called, कि ऐसा वर्गीकरण है जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या ज्ञान वर्गीकरण बोलते हैं, क्या पुस्तक वर्गीकरण बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, या कंटेंट वर्गीकरण बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 है, 87 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 87 का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कि जनरली विच नोटेशन इज यूज्ड बिफोर स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, कि जो सामान्यतः ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है उसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पहले कौन से अंकन का प्रयोग किया जाता है, क्या 0 का होता है, या 00 का होता है, या 000 का होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 से याद रखना, नोटेशन के रूप में स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो टेबल नंबर 1 वाली बुक होती है उससे में यूज किया जाता है 0 का, किसका, 0 का, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, व्हाट इज एनोटेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको, कई लाइब्रेरियन एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ तक कि नेट के लाइब्रेरियन एग्जाम पेपर में भी आया गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनोटेशन। ऑप्शन 1 स्पेशल फीचर्स ऑफ पब्लिकेशन, स्पेशल फीचर्स ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन 2 समरी ऑफ ए बुक, ऑप्शन 3 बिबिलियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पब्लिकेशन, ऑप्शन 4 प्रैक्टिस या प्रीफेस एंड फॉरवर्ड कनेक्टेड कंटेंट इन बुक। दोस्तों एनोटेशन क्या है, एनोटेशन क्या प्रकाशन की विशिष्ट विशेषताएं हैं, क्या पुस्तक का सारांश है, या किसी प्रकाशन का ग्रंथपरक विवरण है, या पुस्तक में समाहित भूमिका एवं प्राकथन है। तो बताना है एनोटेशन क्या है। एनोटेशन क्वेश्चन नंबर 89 और 89 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 89 का राइट आंसर है आपका स्पेशल फीचर ऑफ पब्लिकेशन। एनोटेशन क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ पब्लिकेशन एनोटेशन है दोस्तों, पब्लिकेशन का जो विशिष्ट फीचर होता है वो एनोटेशन है। क्लियर, कि प्रकाशन की जो विशिष्ट विशेषताएं होती है वो है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, कि विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इन 1857 कि कौन से जगह की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है जो 1857 में शुरू की गई। ऑप्शन 1 बॉम्बे मद्रास दिल्ली, ऑप्शन 2 मद्रास बॉम्बे इलाहाबाद, ऑप्शन 3 बॉम्बे दिल्ली नागपुर, या ऑप्शन 4 बॉम्बे मद्रास कोलकाता। तो बताइए
क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जो 1857 में लाइब्रेरी 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुरू किए, वो कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय थे? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों ध्यान से अच्छे से, कि हु वाज द अमेरिकन लाइब्रेरियन इनवाइटेड टू इंडिया बाई महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ इन 1910 कि जो अमेरिका का एक लाइब्रेरियन था जिसको भारत में महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड थे ना, उन्होंने 1910 में आमंत्रित किया था, बुलाया था। और जो महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हैं वो हैं भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक और बड़ौदा राज्य के राजा भी थे। तो उन्होंने किसको बुलाया था 1910 में? तो याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति हैं मेलविल डेवी का दोस्तों स्टूडेंट था, शिष्य था, उसका नाम था W.A. बोल्डन। और W.A. बोल्डन को क्या है 1910 में सियाजीराव गायकवाड़ ने भारत में बुलाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? W.A. बोल्डन। क्या होगा? W.A. बोल्डन। और ये कौन थे? मेलविल डेवी का शिष्य था दोस्तों। क्लियर? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? रिपीटेड है कि द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन 1 कंपिलेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, कंपिलेशन ऑफ हैंडबुक्स या कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरीज या नन ऑफ दीज। तो मैंने इसका राइट आंसर आपको बताया था, डिक्शनरीज दिखते ही राइट कर देना। तो कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफी किसके साथ एसोसिएटेड है? इसके साथ है, ठीक है, शब्दकोशों के संकलन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 93 कि द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम, कि द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी या कॉलेज इन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए जेनेट, ऑप्शन 2 सर्सनेट, ऑप्शन 3 OCLC या ऑप्शन 4 बोनेट। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ने वाला जो सूचना नेटवर्क है ना, वो कौन सा है? ऑप्शन 1 जेनेट, ऑप्शन 2 SERCNET, ऑप्शन 3 OCLC या बोनेट। तो बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 93, इस 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है आपको जेनेट। क्या होगा? जेनेट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू, कि डिजिटल संदर्भ सेवा है ना वो किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन 1 फैक्स, ऑप्शन 2 ओपेक, ऑप्शन 3 आस्क योर लाइब्रेरियन या ऑप्शन 4 कंसोर्टिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 94 और 94 का राइट आंसर क्या है? तो डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू आस्क योर लाइब्रेरियन, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी RRRLF जो कब बना था? 1972 में बना था। यह इस्टेब्लिश किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन 1 है दोस्तों ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन 2 डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल या ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना जो RRLF है, ये RRF किसके अंडर है और कब स्थापना हुई थी? 1972 में हुई थी। और ये इस्टेब्लिश्ड बाई है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस टू फील्ड्स आर, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मार्क से रिलेटेड, कि जो मार्क 21 में जो सब्जेक्ट का एक्सेस है ना वो कौन से फील्ड में आएगा, कौन से परिग्रहित विषय में है? ऑप्शन 1 3 एक्सेस, ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 96 और 96 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 6x
6x, क्या होगा 6x इसका राइट आंसर होगा। इन मार्क की किस सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड आर 6x। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों। क्लियर। कोडेन इज कंसर्न्ड विद, ऑफ क्वेश्चन नंबर है आपका 97 की। जो कोडेन है ना वो किससे संबंधित है, तो मैंने दो चीज़ बताई थी, एक बताया था ISSN और एक बताया था कोडेन। ये दोनों किससे संबंधित है दोस्तों, ये दोनों संबंधित है सीरियल से, जनरल से, पीरियडिकल से, यानी पत्रिकाओं से संबंधित है कोडेन भी। तो क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर 2 सीरियल्स इसका राइट आंसर होगा। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कोडेन कितने डिजिट का होता है, ये आप बताओगे। कोडेन का नंबर कितने डिजिट का होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 कि विच सोर्सेज वुड यू कंसिडर टू नाउ द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जनरल पब्लिकेशन, कि सामयिक प्रकाशनों के प्रभाव तत्व को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वेब ऑफ साइंस, ऑप्शन 2 साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन 3 स्कोपस और ऑप्शन 4 एप्सको। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर दोस्तों इनमें से कौन सा है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसके अंदर दोस्तों एक तो आएगा आपका वेब ऑफ साइंस, क्या आएगा वेब ऑफ साइंस, और एक क्या आएगा दोस्तों आपका स्कोपस। ये स्कोपस हैं जिन स्रोतों का हम प्रयोग करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ISBN नाउ आर, कि ISBN में अब कितने नंबर है, कितने डिजिट है। अब पूछा है लेकिन पहले कितने थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको बताना है कि अब जितने हैं उससे पहले कितने थे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 99 का याद रखना, नंबर ऑफ ISBN डिजिट है 13, क्या है 13, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कि जो दृष्टिहीन है, विकलांग व्यक्ति है, उनके लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 चेन्नई, ऑप्शन 2 तंजौर, ऑप्शन 3 न्यू दिल्ली, ऑप्शन 4 देहरादून। तो याद रखना है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ, देहरादून। कहाँ पर दोस्तों, देहरादून। कहाँ स्थित है, देहरादून। कब बनी, ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी और आपका एग्जाम भी धीरे धीरे पास में आ रहा है। कुछ विद्यार्थियों के पास कोई नोटिफिकेशन, कोई सूचना है दोस्तों कि कब एग्ज़ाम है, कब एडमिट कार्ड कंफर्म है कि एडमिट कार्ड इस दिन आ जाएंगे, तो दोस्तों आप टेलीग्राम पे या मुझे पर्सनली सेंड करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट के 2-3 दिनों में मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट देहरादून। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।